हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल का सिलेबस, जो कि 2023 के नोटिफिकेशन से मैं आपको लिंक करा के कराने वाली हूँ। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई थी जिस पे मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, बिकॉज आई वांट टू गिव यू दी बेस्ट, तो आई टुक सम टाइम फॉर द एनालिसिस एंड ऑल। तो ये जो सिलेबस है, अभी जो स्टूडेंट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक बार रिकंसाइल करेंगे, जो चेंजेस हैं रिकंसाइल करेंगे। और जो स्टूडेंट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस सिलेबस को ही लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके हर पॉसिबल क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं जिन्होंने अब तक के क्वेश्चंस रेज किए हैं, और मैंने वो सारे क्वेश्चंस नोटेड रखे हैं। तो मैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी इसलिए आज के डिस्कशन में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ एक स्ट्रैटेजी भी देती चली जाऊंगी आपको कि आपको हर एक सब्जेक्ट को कैसे टैकल अप करना है। ठीक है, तो आप सामने देख सकते हैं आपके पास यूपीएससी सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन है। ये 1 फरवरी 2023 में आया, यानी अगर 2024 में कोई स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है तो आपको रीचेक करना होगा अपना जो अपडेट है 1 फरवरी 2024 में। ठीक है, एक बार रीचेकिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, जस्ट बिकॉज कि आपको एक अपडेट रहना चाहिए कि आप एक राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, सो यू हैव टू जस्ट कनेक्टेड है, और हम एवरी ईयर वी रीच चेक एंड चेंजेस को डिस्कस करेंगे और स्ट्रैटेजी को भी चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे जो पास स्टूडेंट्स हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहा, पेपर में क्या चेंजेस देखने को मिले, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रैटेजीज को भी हर बार मॉडिफाई करते जाएंगे। ठीक है, तो हम देख सकते हैं हमारा जो सिलेबस है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का, आपको सीधे जंप करना है पेज नंबर 58। यस, तो हम देख लेते हैं हमारा पेज नंबर 58 पे। मैं नोटिफिकेशन इसलिए लेकर के क्योंकि ये भी एक रिक्वेस्टेड रीज़न है। स्टूडेंट को डाउट होता है कि क्या वो सही जगह से समझ रहे हैं कि नहीं, उनको सिलेबस एक्चुअली में क्या इंस्टीट्यूट क्या मॉडिफाई करके तो नहीं दे देते। तो ये कॉन्फिडेंस आपका मेंटेन रहे, कम से कम समय पे आप एक ही जगह से सारी चीज़ें गेन कर लें। तो ये नोटिफिकेशन आपने देख लिया, आपका ओरिजिनल नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो हम एक बार जो है अपने सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो पेपर 1, तो हम इसमें पेपर पैटर्न को भी एक बार री हाईलाइट करेंगे, कुछ चेंजेस तो नहीं आए। तो पेपर आपके दो होंगे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल में, आपका एक होगा पेपर 1 एंड दूसरा आपका होने वाला है पेपर 2। दोनों के इक्वल वेटेज है, और कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी केवल एक ऐसा सब्जेक्ट है आपकी पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन में जो आपको रैंक ला सकता है। तो स्ट्रैटेजी क्या करनी है, कम समय पे मैक्सिमम आउटपुट लाने का आपको कोशिश करना है इसमें। ठीक है, तो पहला जो हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे पहला पॉइंट है अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो पहला पॉइंट है अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। थ्योरेटिकल टॉपिक है, कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंस, तो ये दोनों टॉपिक से कई बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं। काफी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन आपको कवर अप करके जाने हैं। सो इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंस। थर्ड आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं और कैसे कवर अप करना है वो भी स्ट्रैटेजीज में बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहला है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, जो कि आपकी अभी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, यानी फिक्स्ड एसेट और डेप्रिसिएशन का एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, AS6 हट चुका है। ठीक है, तो आपको उसी को कवर अप करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्टूडेंट पूछते हैं क्या इंडेस करें या AS करें, तो आपको इंडेस भी करना है। जो डिफरेंसेस हैं आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्वेंट्रीज, आपका अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज कवर अप करना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ठीक है, आपको कवर अप करना है। लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका जो कंस्ट्रक्शन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वहां पे आपको मेनली फोकस करना है जो लॉन्ग टर्म नेचर के आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब तक की प्रीवियस ईयर पेपर के रिकॉर्ड के बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ अभी तक इन सारे टॉपिक से केवल थ्योरी क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको एएस पे बहुत अच्छी कमांड करनी, क्योंकि क्वेश्चन तो पक्का आते हैं और थ्योरी क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट है, बाहर से कुछ बनेगा नहीं, कुछ न्यूज़ ऐड होगी नहीं। तो इस पे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आप स्मार्टली अपनी स्ट्रैटेजीज को प्लान करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एएस है आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। देन फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट और डेप्रिसिएशन आपका एक ही होगा। कंटिजेंसीज पे आपके दो एएस फॉल करते हैं, मैं वो दोनों ही एएस, कंटिजेंट एसेट एंड लायबिलिटी और आपका एक एएस वो, तो आपको ये दोनों ही करके जाने हैं सेफ साइड पे। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, आपका AS11 भी आपको करके जाना है और कंप्लीट करना है AS11। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट
ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अलग है और गवर्नमेंट ग्रांट्स आपका अलग है। जी हाँ, ये दो सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो आपको इन दोनों को भी करना है। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये अभी एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS3 जिसमें हर बार जो है हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं या कई बार न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, लेकिन अब तक के जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे उसमें हमने न्यूमेरिकल नहीं देखे अभी तक, हमेशा से थ्योरी ही आई है, डायरेक्ट थ्योरी आई है। अगर कवर अप कर लोगे ना तो ये आपके लिए एक विनिंग पॉइंट हो सकता है। और लास्ट वन इज अर्निंग पर शेयर, जिसको हम EPS भी बोलते हैं शॉर्टकट में। तो क्या इतने ही ES करने हैं? जी हाँ, इससे ज़्यादा ES नहीं करने हैं, जितना गिवन है उतना ही कर लो, ठीक है, क्योंकि स्मार्ट प्ले करना है। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी क्या है ना, आज के टाइम में अगर आप इवेलुएट करो तो इट्स अ विनिंग सिचुएशन, ठीक है। एक तो ये आपको डाइवर्सिफाई वाइड नॉलेज देगा मनी मैटर्स से रिलेटेड, है ना, और अगर आपका बैकग्राउंड ही कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है तो आपको सेकंड थॉट तो वैसे भी नहीं देना है। तो सिर्फ इतने ही एएस हैं और इसके बाहर के कोई एएस नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतने ही एएस करना है। पहली क्वेरी ये आती है। दूसरी क्वेरी क्या इंडेस करना है? जी हाँ, आपको डिफरेंसेस जो हैं आपके इंडेस के उसको डेफिनेटली कवर अप करना है, उसे आपको स्किप नहीं करना है किसी भी केस में, ठीक है। तो हमने अभी 3 ब्रॉड जो है सिलेबस के पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो ये आपका 4th पॉइंट है। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन के अंदर आपको फॉरफीचर एंड री इशू भी कर लेना है। अब इस पे आपका एक सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या मैम इशू ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर करना है? नहीं, वो आपका इसके अंदर नहीं आएगा, वो अभी कहाँ आ सकता है वो भी मैं आपको कवर अप कराऊंगी। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन, उसके बाद बोनस शेयर्स का आपका अलग पॉइंट है, अलग चैप्टर है, और राइट शेयर का एक आपका अलग चैप्टर है। कई बार क्वेश्चंस इनके सेपरेटली भी आते हैं और कई बार कॉम्बिनेशन में बोनस और राइट इश्यूज भी आ जाते हैं, तो आपको दोनों की प्रिपरेशन करके चलना है, ठीक है। हमने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया हुआ है, बहुत सारे ईयर्स को कवर अप किया है, आप उसे रेफर करें, नहीं मिलता है आप कमेंट सेक्शन में पूछें और उसका डायरेक्ट लिंक ऑप्ट करें, ठीक है। उसके बाद ESOP यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पे कई बार डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं और न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो अकाउंट्स में केवल न्यूमेरिकल नहीं आते, थ्योरी भी साइमल्टेनियसली पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट्स। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट्स में आपके 2 क्वेश्चंस आए हैं अभी तक मेरे पास। पहला कि मैम क्या हमें पूरे शेड्यूल को फॉलो करना है एग्जैक्टली? जी हाँ, आपको हर शेड्यूल को फॉलो करना है, एज पर कंपनीज एक्ट वो मैंडेटरी है। दूसरा क्वेश्चन नोट्स टू अकाउंट के बारे में आता है, तो कई बार क्वेश्चन आपको नोट्स टू अकाउंट के बारे में नहीं बोलता, तो आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना है। अगर आपने थ्योरी को ध्यान से पढ़ा होगा तो नोट्स टू अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ योर शेड्यूल्स, है ना, आपके का जो आप बैलेंस शीट बना रहे हो, P&L बना रहे हो, इट्स अ पार्ट ऑफ इट, है ना। तो आप क्वेश्चन को भी सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन ये नहीं बोलेगा नोट्स टू अकाउंट बनाओ, आपने बैलेंस शीट बनानी है, आपने P&L बनाना है, तो आपको नोट्स टू अकाउंट देने हैं, ठीक है। अब जो आपने अर्लियर क्वेश्चंस रेज किए हुए हैं कि मैम क्या इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स कवर अप करने चाहिए, अब यहाँ पे आपको इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर को कवर अप करना पड़ता है। इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स क्यों करना पड़ता है ये भी बता दें कि फाइनल अकाउंट को बनाते हैं ना, तो ट्विस्ट करने के लिए ये पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ऑन दी सेफ साइड आप कवर अप करें। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, अभी रिसेंटली हम क्लास 11th एंड 12th की सीरीज को कवर अप करने वाले हैं, जहाँ पे हम इसको भी कवर अप करेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो आप क्लास 11th एंड 12th को भी तुरंत रिकैलकुलेट करके ना अपना क्विकली रिवीजन करते चले जाओ, एक ये विन विन सिचुएशन हो जाएगी, तो आपका बेस भी रिवाइज हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एमलगमेशन, अब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। तो एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी में अब आपके मन में एक और क्वेश्चन जो मैंने अभी तक फेस किया स्टूडेंट ने कि क्या मैम इसका AS भी करना है? हाँ, आपको AS14 जो आपका एमलगमेशन का है आपने वो भी करना है, और रिकंस्ट्रक्शन का मतलब केवल रिकंस्ट्रक्शन नहीं, यहाँ पे आपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों रिकंस्ट्रक्शन को कवर अप करना है इन वेरी डिटेल, ठीक है। सो आई बिलीव फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपकी जो सिलेबस है उसको हमने हाईलाइट किया। अभी तक की जितनी पॉसिबल क्वेरीज मैंने रिसीव की मैंने उसको भी आपको आंसर किया। अगर आपके पास कोई ऐसी न्यू क्वेरी है तो आप डेफिनेटली पूछें, ताकि जिस तरीके से बाकी हमारे पास स्टूडेंट्स ने क्वेरी रेज की और आज मैंने आपको बता दी, तो वो क्वेरी अब आपकी नहीं रहेगी, आपका समय बचेगा। उसी तरीके से आप अपनी क्वेरीज देंगे तो हम और भी अदर स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सकेंगे, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट यू आप पार्टिसिपेट करके एक दूसरे को हेल्प करें। देखिए, जिसकी जो डेस्टिनी है वो कोई और लेके नहीं जा सकता, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स सोचते हैं ना हम क्यों पूछें या हम क्यों बताएं,
हम क्यों दूसरे की हेल्प करें? तो किसी की भी डेस्टिनी और जो लक फैक्टर है वो कोई और छीन के चाह के भी नहीं लेके जा सकता है। सो आई वॉन्ट यू कि इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन डू शूट इट, ठीक है, उसको लेके नहीं जाओ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा सिलेबस का पार्ट आ गया वो है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में देख लेते हैं नेचर एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो क्या आपने केवल नेचर एंड फंक्शन करना है? नहीं, नेचर एंड फंक्शन आपके प्रायोरिटी फैक्टर होने चाहिए। उसके बाद आपने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सारी बेसिक इंफॉर्मेशन कवर अप कर लेनी है। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इसको करना है। कई बार क्वेश्चन इस पे डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ चुका है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, और कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स भी आपको इन्हीं फैक्टर्स में डिवाइड करके पढ़ने हैं। रीजन बीइंग एग्जाम में ऐसे भी पूछे गए हैं। देखिए, सम कॉस्ट अलग पूछा गया है आपका, और उसके बाद आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट अलग पूछा गया है, वो अलग बात है। लेकिन जब आप इसी फॉर्म में इसको प्रिपेयर करोगे ना, तो विन विन सिचुएशन क्या है, एक बार एग्जाम में, एक दो बार एग्जाम में इनकम मेजरमेंट के बेसिस पे कौन से कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं, डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे रिलेवेंट इररिलेवेंट कॉस्ट, कैसे तरीके के कॉस्ट कॉन्सेप्ट हैं वो पूछे गए। तो आपने क्या करना है, इसी बेसिस पे अपने कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करते चले जाना है, और एक्स्ट्रा भी कवर अप करने हैं कॉस्ट को। तो सारे के सारे कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स को आपको कवर अप करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैथड ऑफ कॉस्टिंग के अंदर आपने कवर करना है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग में न्यूमेरिकल भी करना है। नेक्स्ट है प्रोसेस कॉस्टिंग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थ्योरी विद न्यूमेरिकल आपको अच्छी कमांड करनी है इसमें। थर्ड है आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसको हम एबीसी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम कॉस्ट प्रॉफिट रिलेशनशिप एज अ टूल ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग। सो वॉल्यूम कॉस्ट प्रॉफिट रिलेशनशिप में थोड़ा सा थ्योरेटिकल के बाद ये आपका कवर अप करता है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। तो कुछ स्टूडेंट्स की बुक्स में मार्जिनल कॉस्टिंग करके आपके चैप्टर को मेंशन किया गया है, सो दिस इज द सेम, ठीक है। उसके बाद है आपका इंक्रीमेंटल एनालिसिस एंड डिफरेंशियल कॉस्ट एज अ टूल ऑफ प्राइसिंग डिसीजन, प्रोडक्ट डिसीजन, मेक और बाय डिसीजन, शट डाउन डिसीजन एक्सेट्रा। तो इस पे भी आपके न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, ठीक है। एक्सेट्रा लगा के एग्जामिनर ने आपके सिलेबस को थोड़ा सा वाइड कर दिया है ना, कि भाई आपको हम प्राइस के लिए भी पूछ रहे हैं, प्रोडक्ट बाय करना है या इन फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करना है, ये भी कर दिया। प्रोडक्ट बाय करना है या खुद मैन्युफैक्चर करना है, ये भी डिसीजन मेकिंग। तो ये आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है ये आपका कैपिटल जो है कवर अप होता है ये टॉपिक, ठीक है। इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल के बेसिस पे ही ये पूछता है। तो आपके माइंड में एक पिक्चर होनी चाहिए कि इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल के बेसिस में ही आपने डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो इस पे आपको सेपरेटली कवर अप करना है, कॉस्ट कंट्रोल क्या है, कॉस्ट रिडक्शन क्या है, और इसके अदर थ्योरेटिकल फैक्टर्स। बजटिंग को आपको सेपरेटली एज ए थ्योरेटिकल फॉर्मेट में कवर अप करना है, आज तक कभी न्यूमेरिकल नहीं आया। सो बजटिंग एज अ टूल ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, ये एक अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद, जिसे मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ। जो है मैक्सिमम टाइम इसमें से क्वेश्चन आया है, थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल, दोनों तरीके के क्वेश्चन इसमें से रेज्ड होते हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये आपका अलग टॉपिक है। एंड डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ये कंप्लीटली आपका थ्योरेटिकल पॉइंट है। सो आई बिलीव अब तक के आपने जितने क्वेश्चन रेज किए थे कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, मैंने उसे क्लियर किया, प्लस हमने सिलेबस को भी ओवरव्यू कर लिया है, ठीक है। आपके मन में कोई डाउट रह जाता है इन बिटवीन, प्लीज डू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। अब हम देखने वाले हैं टैक्सेशन के बारे में। थर्ड जो हमारा सब्जेक्ट है, तो आपने पहला सब्जेक्ट देखा आपका पेपर 1 में अकाउंट्स है, दूसरा सब्जेक्ट आपने देखा कॉस्ट है, तीसरा सब्जेक्ट देख रहे हैं टैक्सेशन। टैक्सेशन में इन्होंने किया इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स के अंदर क्या क्या इन्होंने दे दिया, डिफिनीशंस, तो आपने करनी है डिफिनीशंस। बेसिस ऑफ चार्ज, डेफिनेशन से आज तक कभी क्वेश्चन आए नहीं, बट ऑन दी सेफ साइड आपको करके चलना है ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो। बेसिस ऑफ चार्ज से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, सो बेसिस ऑफ चार्ज। फिर इनकम विच डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ टोटल इनकम, इसका मतलब आपको एग्जेम्प्टेड जो इनकम है आपकी वो कवर अप करने हैं, और एग्जेम्पशन और डिडक्शन के बीच के डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना है। कई बार इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स ऑनली। बोल तो दिया सिंपल, बट ऐसा नहीं है, कभी सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते, ये स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन इंडिविजुअल्स पे ही आते हैं, ये श्योर है। कौन कौन से, आपके सैलरी हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, पीजीबीपी में कई बार होता है ना, स्टूडेंट सोचता है कि बहुत बड़ा चैप्टर है और छोड़ने का डिसीजन करता है, ये गलती नहीं करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है। इंडिविजुअल पूछा है ना, तो आपने मे बी आप
बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं इंस्टीट्यूट की मटेरियल्स यूज़ करते हैं, आईसीआई वगैरह की या कहीं और अपने ग्रेजुएशन की, तो वहाँ पे तो काफ़ी वाइड है, वो यूपीएससी में नहीं चाहिए आपको, है ना। तो आपको बहुत ही स्ट्रांगली ये डिसाइड करना है, आपने इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव करना है और कवर अप करें। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑडिट वाले टॉपिक कवर अप करने हैं, 44 AD 44 AE वाले टॉपिक्स को भी कवर अप करना है, आपने डेप्रिसिएशन को कवर अप करना है, तो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव वाले आपको जो है कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करने हैं, ठीक है। और अगर छोड़ने का सोच रहे हो तो मत करना, इन केस वेरी रेयर केस आपको लग रहा है कि आपको छोड़ना पड़ेगा तो डेप्रिसिएशन छोड़ के नहीं जाना और ऑडिट वाला टॉपिक छोड़ के नहीं जाना। नेक्स्ट है कैपिटल गेन, आपका कंप्लीट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है, और इनकम ऑफ द अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससीज टोटल इनकम। इसका मतलब क्या है, क्लबिंग, सो क्लबिंग ऑफ इनकम। तो ये जो टॉपिक हमने देखे ये केवल और केवल हमें इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे कवर अप करने हैं, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों। प्रीवियस ईयर का पेपर का कंप्लीट एनालिसिस आपके प्लेटफॉर्म पे है और इनकम टैक्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपके प्लेटफॉर्म पे हैं एज अ रोड एज अ गाइडेंस, ठीक है। और ऑन एन एवरेज 100 न्यूमेरिकल्स फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी वो आपके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जिसका बेनिफिट आप ले सकते हो। नेक्स्ट है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये आपका एक अलग पार्ट है सिलेबस का। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस में केवल इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव नहीं, ऑल ओवर पर्सपेक्टिव कवर करना है। नेक्स्ट है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, हाँ इसको आपको काफ़ी इन डेप्थ में कवर अप करना है, हर एक डिडक्शन को आपको अंडरस्टैंड करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है। इस पे एक स्टूडेंट की क्वेरीज आई और कुछ स्टूडेंट का रिव्यू आया था कि डिडक्शंस याद नहीं रह जाते, बहुत कंफ्यूजनिंग है और मतलब सारे प्रोविजन माइंड में सेटल नहीं होते। तो उनकी रिक्वेस्ट के बाद जो 2022 में बैठे उन स्टूडेंट ने अभी इंटरव्यू भी दिया है रिसेंट पास्ट में। सो डिडक्शंस को हम सेपरेटली कवर अप करवा रहे हैं हमारे सेशंस के थ्रू, आप उसको रेफर करें और लिखे नहीं, पहली रिक्वेस्ट वीडियोस के थ्रू ही कवर अप करके उसको रिवीजन करें और उसी के थ्रू भी आप प्रीलिम्स के बाद भी रिवीजन कर लें। आपने कोर्स को प्रीलिम्स के पहले डेफिनेटली कवर अप कर लेना है, ठीक है, ऑन द सेफेस्ट साइड। तो डिडक्शंस को हम ऐसे ही कवर अप करेंगे क्योंकि आप जब लिखने बैठोगे आपको लगेगा याद हो जाएगा, लेकिन डिडक्शंस बहुत सारे हैं वो नहीं हो पाता, तो आपने इसको वीडियो के थ्रू कवर करना है और मल्टीपल रिवीजन देना है। हम अभी उसको वीडियोस के थ्रू कवर अप करा रहे हैं, सून मैं उसके पीडीएफ भी आप लोग को अपलोड करवा दूंगी ताकि वो एज अ सॉफ्ट कॉपी आपके रिवीजन के लिए आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। दिस मच आई कैन डू, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है कि यू शुड टेक द बेनिफिट, आई वांट टू सी कि आप लोग बेनिफिट ले रहे हो। ट्राई टू आंसर द क्वेरीज, रेज योर क्वेश्चंस एंड गेट इट सॉल्व्ड। यूपीएससी कर रहे हो, ऑफिसर बनोगे कल को, सो ये ना फैमिली की हिस्ट्री चेंज करने जा रहे हो आप लोग, सो गिव योर दी बेस्ट। तो ये हमारा हो गया पोर्शन इनकम टैक्स का, ये सारा पोर्शन इनकम टैक्स का है। नेक्स्ट है हमारा साइलेंट फीचर्स एंड प्रोविजन रिलेटेड टू वैट एंड सर्विस टैक्स। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, हमने कई बार रिक्वेस्ट की कि जीएसटी के बारे में क्या सोचा, लेकिन अभी उन्होंने सिलेबस में चेंजेस लाने का सोचा नहीं है। तो वैट एंड सर्विस टैक्स के बारे में आपको बेसिक्स फीचर्स होके उनके आइडिया बिहाइंड दी वैट एंड सर्विस टैक्स वो भी कवर करने हैं एंड जीएसटी का बेसिक्स भी कवर अप करना है। नहीं कि आप कोई ऐसा मटेरियल ले रहे हो जहाँ पे नहीं कवर अप किया, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, तो विल टेक जीएसटी ब्रीफ सेशंस जो आपके लिए सफिशिएंट एक बेस क्रिएट कर दे। अदरवाइज देखिए आपको जीएस पेपर 3 के लिए इकोनॉमिक्स में वैसे भी आपको जीएसटी कवर अप करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिलेबस है ऑडिट का। तो हमने अकाउंट्स देखा, कॉस्ट देखा और टैक्स देखा। द ऑडिट में आपका कंपनी ऑडिट, कंपनी ऑडिट में आपको डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड ये एक चैप्टर होगा। जी हाँ, डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड ये दो सेपरेट चीज होती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, काफी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर, ये भी आपके कंपनी ऑडिट का ही पार्ट है। सो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इज अ सेपरेट टॉपिक एंड टैक्स ऑडिट, ठीक है। तो टैक्स ऑडिट में आप इनकम टैक्स वाला ऑडिट का भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करते हो, इसलिए मैंने वहां पे बोला इसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। सो कंपनी ऑडिट में डिविजिबल प्रॉफिट, डिविडेंड, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एंड टैक्स ऑडिट आपको कवर अप करना है, ठीक है। उसके बाद आपका ऑडिट है बैंकिंग का, बैंक को ऑडिट करेंगे, इंश्योरेंस सेक्टर का करेंगे, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनपीओ का करते हैं, चैरिटेबल सोसाइटी, ट्रस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट आप कवर अप करेंगे, क्लियर। तो ये रहा हमारा पार्ट ए। जैसे कॉमर्स ऑप्शनल पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है और पेपर 1 के अंदर हमारा दो पार्ट में हम इसे कवर अप करते हैं, पार्ट ए एंड बी, ठीक है। सो पार्ट ए में हमने हमारे 4 जो है सिलेबस को देखा। पहला हमने देखा अकाउंट्स को, फिर हमने देखा कॉस्ट को, राइट, फिर हमने देखा टैक्स को और फिर हमने देखा ऑडिट को, राइट। अब पार्ट बी में हम देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एफआई,
ठीक है, देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं सिलेबस में या क्या आपके सिलेबस में रहने वाला है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका सबसे पहला जो है फाइनेंस फंक्शन में आपको नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कवर अप करना है। ठीक है, उसके बाद रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप, इस कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको भी आपको रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप, जहाँ पे इक्विटी का कंप्यूटेशन भी आता है ना, बीटा वाला फॉर्मूला आप आई बिलीव आपको पता हो, तो आपको वो कवर अप करना है। टूल ऑफ फाइनेंशियल एसेस में रेशियो एनालिसिस, रेशियोज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस कवर अप करना है। नेक्स्ट है फंड फ्लो, तो फंड फ्लो आपको कवर अप करना है। कैश फ्लो को मैं यहाँ पे भी कवर अप किया है, तो मैं सजेस्ट करूंगी आपने इसे अकाउंट्स में ही कवर अप करना है, यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि एएस से ही लिंक्ड क्वेश्चन आते हैं, तो बेटर है आप उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ कवर अप करें। क्लियर। नेक्स्ट है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन में आपने प्रोसेस करना है, प्रोसीजर करना है और ऑपरेशन के मैथड्स को कवर अप करना है। ठीक है, उसके बाद रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस एंड मैथड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक टॉपिक है, उसके अंदर उसके कॉन्सेप्ट, डिफरेंट कॉस्ट ऑफ लाइक प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इक्विटी हैं, डिबेंचर्स हैं, रिटेन अर्निंग है, उनके कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेकिन मार्जिनल यहाँ पे नहीं गिवन है, सेफ साइड में एक बार देख के जाएंगे। ठीक है, मोर वेटेज आपको वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे देना है। नेक्स्ट है CAPM एज अ टूल ऑफ डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, ये सेपरेटली गिवन है, यानी आपको इस पर नजर रखनी है बहुत बारी, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है CAPM मॉडल के बारे में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में आपने थ्योरीज करनी है कैपिटल स्ट्रक्चर की, जितनी गिवन है उतनी ही करनी है, कोई एक्स्ट्रा थ्योरी करने की जरूरत नहीं है। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं मैम और भी बहुत सारी थ्योरीज है, भाई आप CA थोड़े नहीं कर रहे हो, या आप CMA नहीं कर रहे हो, है ना, या आप एक्चुअलीज नहीं कर रहे हो, आपने UPSC करना है तो UPSC पे ही फोकस रखना है, तो जो गिवन है उतना ही करना है। नेट इनकम अप्रोच है आपका, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है एक, MM यानी मोदिग्लानी मिलर अप्रोच है, और ट्रेडिशनल अप्रोच। यस, सिर्फ इतनी ही आपको थ्योरीज कवर अप करनी है, इससे ज्यादा थ्योरीज को कवर अप नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं डिजाइनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, डिजाइनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में आपका जो है लेवरेज, टाइप्स ऑफ लेवरेज, आपका ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड, काफी इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, EBIT एंड EPS एनालिसिस, जो कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट छोड़ने का सोचते हैं, लेकिन बहुत इजी है। अगर आपने बेसिक अकाउंट समझी हुई है ना, तो उसी पे पूरा EBIT EP एनालिसिस है। और अभी रिसेंटली मैंने प्रीवियस ईयर पेपर का एक सॉल्यूशन भी कराया था, जो पूरा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, सेम एज इट इज, तो इसको जरूर करके जाएंगे EBIT EPS एनालिसिस। ठीक है, अनदर फैक्टर। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट आपका डिविडेंड डिसीजन एंड वैल्यूएशन ऑफ फर्म। ठीक है, तो डिविडेंड डिसीजन आपने करना है, वॉल्टर मॉडल करना है, उसके अंदर MM थीसिस, गॉर्डन मॉडल, लिंटर मॉडल, इतने मॉडल ही करने हैं, इससे ज़्यादा मॉडल नहीं करने हैं। इसमें बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, आपको जो गिवन है सिर्फ उतने ही मॉडल करना है। क्लियर। और फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी, तो आप कई स्टूडेंट होते हैं सिर्फ ये 4 पॉइंट गिवन है तो हम वही करेंगे, ऐसे गलती भी नहीं करनी है, आपने ये मॉडल करना है, डिविडेंड के जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं और इसकी थ्योरी में डिक करना है डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, प्लानिंग फॉर वर्किंग कैपिटल, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल आपको कवर अप करना है, कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स, तो कैश, इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स पे आपने इंडिविजुअली कवरेज करनी है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग विद फोकस ऑन मर्जर एंड एक्विजिशन, तो मर्जर एंड एक्विजिशन करना है लेकिन फाइनेंशियल एस्पेक्ट ओनली, तो ये भी काफी, इस पे तो एक बुक है ऑन एन एवरेज आई थिंक 980 पेजेस की, तो ऑब्वियसली आपको वो बुक तो नहीं करनी 980 पेजेस की, आपने सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट करना है मर्जर एंड एक्विजिशन का। जितना सिलेबस है, आप जिस एग्जाम में बैठ रहे हो आपको उसी पे फोकस करते हुए उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, the last is the financial market and the institution. So financial market and institution में हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड ओवरव्यू आपको ऑब्वियसली अच्छे से करना है। और इस पेपर के साथ बेस्ट पॉइंट क्या है, आपका GS पेपर 3 से पूरा लिंक्ड है ये। ठीक है, मनी मार्केट, मनी मार्केट आपको पता होना चाहिए, पार्टिसिपेंट कौन होते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके, वो बताना है। कमर्शियल बैंक्स क्या होती हैं, उनके फीचर्स, फंक्शंस क्या हैं, है ना, रोल क्या है। रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर आपने बताने हैं। ठीक है, उसके बाद मनी एंड क्रेडिट, मॉनेटरी पॉलिसी एंड क्रेडिट पॉलिसी RBI की, RBI एज अ रेगुलेटर एज अ सेपरेट टॉपिक कवर अप करना है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया ना, GS पेपर 3 से लिंक कर रहा है ना पूरा पूरा। कैपिटल स्ट्रक्चर,
मार्केट। कैपिटल मार्केट में प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, इनका डिफरेंसेस, इनके फीचर्स, फंक्शंस, ठीक है, इन डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, इनोवेटिव डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, सेबी एज अ रेगुलेटर, सेबी के बारे में कवर अप करना है आपने। लास्ट इज फाइनेंशियल सर्विसेज में म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छी कमांड करनी है, वैसे भी करनी चाहिए आपको म्यूचुअल फंड में। एक तो जीएस पेपर 3 में है और फ्यूचर में बहुत सारे पैसे कमाओगे तो आपको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पता होने चाहिए, और वो आप दूसरे की डिसीजन मेकिंग पे क्यों इन्वेस्ट करो, आपकी खुद की नॉलेज जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगी वो अलग ही बात होगी। तो म्यूचुअल फंड हो गया, वेंचर कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है, और क्रेडिट रेटिंग में आपको डिफरेंट जो डिवाइडेड होते हैं ना, B+, B, BBB रेटिंग, ये भी आपको माइंड में रखनी है। उसके बाद इंश्योरेंस क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस, एंड IRD के बारे में कवर अप करना है। सो अगर आप फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन को देखें तो ये आपका कंप्लीटली जीएस पेपर 3 है, तो इसमें तो आपने कोई डबल मेहनत नहीं कर रहे हो, आप सिंगल मेहनत कर रहे हो। और आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो आपने FM और कहीं ना कहीं पढ़ा है, आपने ऑडिट पढ़ी होगी, आपने टैक्स, आपने कॉस्ट और अकाउंट्स, ये सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए, यानी आपकी बेस बनी हुई होगी। सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपको पेपर 1 का एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल गया। हम पेपर 2 को एक सेपरेट वीडियो सेशन के थ्रू कवर अप करेंगे, क्या नया है सिलेबस में, क्या चेंजेस हैं, और अब तक के स्टूडेंट की सारी क्वेरीज उसको भी मैं वहाँ पे कंक्लूड कराऊंगी, ताकि वो क्वेरीज आपकी ना बने। लेकिन आपके माइंड में कोई क्वेरीज हैं तो उसे आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली शेयर करें, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में उसे डिस्कस कर सकें, ठीक है। सो दिस इज ऑल ब्रीफ आइडिया अबाउट योर दिस सिलेबस। सो आपने बेनिफिट लेना है, बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस कवर अप हो चुके हैं, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एग्जाम में बैठ चुके हैं, जो क्वालिफाई कर चुके हैं, जिनके कुछ पॉइंटर्स थे, व्यूज थे, उनको भी टाइम टू टाइम मैंने कवर अप किया इन बिटवीन दी सेशंस। आप उसको डेफिनेटली ऑन दी सेफर साइड देख के चलेंगे ताकि वो प्रॉब्लम आपको फेस ना हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, डिस्कस करेंगे पेपर 2 के बारे में, क्या नया है उसमें, क्या नए चेंजेस आए हैं, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, और अब तक की जितनी क्वेरीज हैं उनका कंपाइलेशन। सो टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।